भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैनॉट प्लेस पे मैं हाजिर हूं। 8 दिन के बाद वापसी हुई। गया तो मैं था गुजरात, जी गया था गुजरात ट्रम्प कवर करने, लेकिन जब लौटा तो दिल्ली पता चला यहां पे तो शो ही नहीं कर सकता। बहरहाल इंतजार किया, इंतजार के बाद एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल्ली की मुस्कुराहट लौटी कह सकते हैं, लेकिन पूरी लौटी अभी भी थोड़ा कसर है। छोटी सी अफवाह फैलती है और दिल्ली में असर दिखाई पड़ने लगता है। क्या बात है, वाह वाह। क्या नाम है भैया आपका? अजीज। अजीज, आगे आ जाओ अजीज। कहाँ से रहने वाले हैं अजीज? जी बिहार से। बिहार से, अच्छा बहुत अच्छा भाई। दिल्ली का तो यही थी, मुस्कुराहट यही थी, खिलखिलाहट यही थी। पता नहीं क्या होता है दिल्ली में कभी कभी। बहरहाल मुझे तो उम्मीद कभी नहीं था कि दिल्ली में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसको लोगों ने कहा कि शायद 84 के बाद दिल्ली ने वो मंजर देखा जो देखा। बहरहाल बहुत दुखद था, लेकिन जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो और भी भयावह है, और वो है कोरोना वायरस की। जी हाँ, मैं बस इतना कह सकता हूं कि आपको छोटी छोटी चीजें जो हैं वो करनी है। आज का मुद्दा क्या होगा, बातचीत क्या होगी, ये तो अभी हम तय करेंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। क्या नाम है भैया? अली। है अली। अली। वाह अली भाई, क्या बात है, मोबाइल हाथ में शूट कर रहे हो क्या? क्या बात, कहाँ के रहने वाले? ये आपके ही हैं सब? हाँ जी, हाँ जी, कितने साकेत से आए हम लोग। हाँ जी, साकेत से। साकेत से। हाँ, सैरला जा साकेत। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक। फारूक साहब, बहुत बहुत बढ़िया। फारूक साहब आनंद लीजिए, मजा लीजिए। तो मैं इतना कह सकता हूं कि बार बार हाथ साफ किए जा सकते हैं। जो प्रॉपर, जो नॉर्मल हाइजीन है, अगर उसका उसको करा जाए, उसका पालन किया जाए, तो बहुत कुछ असर को रोका जा सकता है। बहरहाल बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और कोरोना वायरस के जो तमाम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे और रोजमर्रा बात करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है बड़ी डरने वाली चीज तो नहीं, लेकिन हाँ डराने वाली चीज जरूर है। वो तो डर तो होगा, लेकिन उसको कैसे निपटना है उसकी जरूर तैयारी की जाएगी। जनाब बाबूजी नमस्ते। 8 दिन बाद तो मैं वापस आया हूँ। क्या नाम है साहब आपका? प्रदीप वशिष्ठ। प्रदीप वशिष्ठ साहब दिल्ली के ही रहने वाले जी हैं? हाँ, जी। कौन से इलाके के? कृष्णा नगर। कृष्णा नगर, तो उधर पूर्वी दिल्ली के। हाँ जी, हाँ जी। क्या रहा उधर हालचाल? उधर वैसे तो दूर था हमारे से, पर मैं पूछूंगा नहीं, आप परेशान ना हुई। हाँ जी, अफवाह वहाँ भी उड़ती रही। हाँ। अफवाह वहाँ भी उड़ती रही। लोग है। अपने दुकान शोरूम बंद करके शाम को एक दिन जल्दी वापस आ गए थे। हाँ। बाद में पता चला वो अफवाह ही थी। ऐसा अफवाह तो मैंने कहा ना कि अफवाह तो दिल्ली में बहुत उड़ती रही। कल तो परसों दिल्ली में तो इतनी ज्यादा अफवाह थी कि अफवाह में लोग चोट लग गई लोगों को। तो मैं ये तो बार बार कह रहा हूँ कि छोटी सी अफवाह दिल्ली में फैलती है और वो असर दिखाने लगती है। जी जनाब, क्या नाम हो गया साहब? मोहम्मद नजमुल हुदा। नजू साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला। तो बिहार तो चलना है। अब कोशिश ये रहेगी सितंबर तक पहुंचा जाए वहाँ पे। जी हाँ, चुनाव का समय हो गया वहाँ पे। लेकिन आप किस इलाके के रहने वाले हैं? मैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र का हूँ। नहीं, यहाँ पे दिल्ली में कहाँ रहते हैं? बदरपुर। बदरपुर। वहाँ सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक चल रहा है? जी, आप कहाँ से? मैं वैशाली से हूँ। वैशाली से। ये सर, तो कैसे आना होता है इधर सीपी में? सीपीएस से घूमने के लिए आया होता था। घूमने पे वक्त है आपके पास इसके बाद? क्या कुछ काम करते हैं? नहीं, भी पढ़ाई कर रहा हूँ, होटल में कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें ट्रेनिंग चल रही थी अभी। जी जी। जनाब आप कहाँ से? मुकेश पांडे, मुकेश जी गाजियाबाद से। वैशाली। गाजियाबाद से। तो सब उधर खैरियत? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। जी गाजियाबाद। हाँ जी जी प्रणाम। प्रणाम। जी आदेश। आदेश तो आपने उधर दिखा तो हमें रहे कैमरा खोल के। आदेश किया। हम उत्तम नगर से रहे वाला बनी। हाँ, हाँ। बड़ा हंगामा भई रहे वो दिन। पूर्वांचल के लोग होइए जा तो हमनी के डराए वाला नहीं जा। 100 भारत और हिंदू मुसलमान का हम लोग सारा इज्जत करते हैं और हम लोग बड़ा सौहार्दपूर्ण रहते हैं। हमारे मुसलमान भी रहते हैं, हमारे हिंदू भी भाई रहता है, सबका हम लोग स्वागत करते हैं। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने वहाँ उस दिन अफवाह उड़ाया उसका हम विरोध करते हैं। बहुत अच्छी बात। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम उस दिन विरोध करते हैं। पूरी आधी दिल्ली, चाहे वो रात को बंदा 12 बजे आता हो, 1 बजे आता हो, उसको इस हिंदू मुसलमान किसी उससे लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मुजाहिदुल इस्लाम। मुजाहिद इस्लाम साहब आगे आइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के हैं? मैं बिहार का रहने वाला। बिहार के। यहाँ पे कहाँ दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में आजाद मार्केट में रहता आजाद मार्केट में। खैरियत है? हूँ। जी सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं?
किस बस इसी के मुतालिक जो बातचीत चल रही है उसके मुतालिक कुछ अरे रुकिए, कैमरा घर में रख के ऐसे ही सोते हैं क्या? और नीचे कर लीजिए इसको। हाँ जी, हाँ जी, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अमन और शांति के साथ, भाईचारे के साथ, वो विचार के साथ जो गांधी जी यहाँ छोड़ के गए, हम सबको उसके साथ रहना चाहिए और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ हम सबको मिलजुल के एक इत्तेहाद के साथ, यकताई के साथ और एक साथ पूरे हिंदुस्तान के भारतीय नागरिक और हिंदुस्तानी होकर रहना चाहिए। भारत माता की बहुत अच्छी बात जनाब साहब। बस 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 हो गया, बस हो गया जी। हाँ हाँ नहीं बस बस रुको भाई, तमाम सारी बातचीत आज करनी है। बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं, हमारे मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी मैं तारुफ कराऊंगा जो इस वक्त मौजूद हैं। प्रीति पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ यहाँ पे बात हमने रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्रा जान हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से बहुत बहुत शुक्रिया। डीके गिरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अखलाक अहमद खान साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 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 मौजे नहीं अखलाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ आज मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम वो जनता जो बातचीत करने के लिए आज आई है वो भी मौजूद है। जैसा लोगों ने कहा कि मैंने उनके इलाकों से उनके बारे में बातचीत पूछी कि कैसा है उनका इलाका, क्या है, कैसी बात है, कुछ बात कहना चाहते हैं। जी आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से जी, आप सब बढ़िया, वहाँ तो अमन है? हाँ जी। आप कहाँ से मैम? उत्तम नगर से। उत्तम नगर से। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। अब कोई अफवाह तो नहीं? कोई नहीं है सर। अफवाह कैसे आ जाती है वहाँ पे बताइए जरा। पता नहीं, हम भी मार्केट ही जा रहे थे। हाँ तो आगे आइए जरा बताइए। हाँ तो मैं बताता हूँ कैसे आती है। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ जी फिर क्या हुआ? हम तो खुद मार्केट जा रहे थे, एकदम जैसे गली थोड़ा सा मुड़े आगे हाँ। से इतनी भीड़ आई एकदम। हाँ। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, शायद रास्ता बंद हो गई शादी की वजह से, टेंट वेंट। हाँ। लेकिन फिर एक दो बोले कि नहीं दंगे हो गए, वापस घर भागो। अच्छा ये बोल कौन रहा था? जो लोग भागे आ रहे थे। जो लोग भागे आ रहे थे और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा। किसी ने वापस घूम गए। मुझे मालूम है ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है। और वो जो आपके हाथ में ये है ना, ये खिलौना, इसे क्या कहते हैं? ये खिलौना भूत भूत। भूत। सच में इससे बहुत डर लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है जी। बिल्कुल। और इसमें तमाम वो जी मैं आ गया जी जी। हाँ हाँ जी जी साहब। हाँ आज हमें बहुत ठेस लगी है कि हमारे भारत में जो है एक तरीके से डिवीजन का जो है माहौल पैदा हो गया है। तो इस संदर्भ पहले तो उसकी रस्सी के पीछे जी। हाँ जी इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कविता जो है बनाई है मैंने। एक मिनट को, मैं 8 दिन के लिए गया हूँ बस से। कविता का शीर्षक है दोनों बाजू। हम हिंदू और मुस्लिम भारत माता के दो बाजू के समान हैं। तो मेरी कविता है, हिंदू मुस्लिम हम दोनों भारत के दोनों बाजू हैं। हिंदू मुस्लिम हम दोनों भारत के दोनों बाजू हैं। हम लड़ते रहे परस्पर तो माँ अपंग हो जाएगी। वाह। हिंदू मुस्लिम हम दोनों भारत माँ के दो बाजू हैं। हम लड़ते रहे परस्पर तो माँ अपंग हो जाएगी। फिर कैसे उतरेगी रण में, फिर कैसे उतरेगी रण में और कैसे हुंकार भरेगी। हाँ। फिर कैसे उतरेगी रण में और कैसे हुंकार भरेगी। कटे हुए बाजू में फिर कैसे शस्त्र उठाएगी। क्या बात है, क्या बात है। जब शस्त्र नहीं उठ पाएंगे, जब शस्त्र नहीं उठ पाएंगे शत्रु से रण कैसे होगा। वाह। जब शस्त्र नहीं उठ पाएंगे शत्रु से रण कैसे होगा। क्या फिर से मेरी भारत माँ दिव्यांग नहीं हो जाएगी। क्या बात। क्या नाम है साहब आपका? उमेश चंद्र अग्रवाल। मैं आकाशवाणी में सर्विस करता हूँ। आकाशवाणी में। बहुत अच्छा उमेश जी। जी मैं आया, अधूरी इसलिए छोड़ देते हैं कि अगली बार आप आए। अगर आज ही सुन लिया पूरी तो आएंगे नहीं अग्रवाल साहब आप, इसीलिए अधूरी छोड़ देता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं लेकिन मैं उसी बातचीत का सिलसिला आपसे उठाता हूं। मैंने आपने कहा कि इस मुल्क में मैं ये चाहता हूं कि इत्तेहाद बना रहे, इस मुल्क में शांति और सौहार्द बने रहे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बीच बीच में आप लोगों को हो क्या जाता है। आप लोगों से मतलब मैं भी शरीक हूं इसमें, मैं भी, मेरी जिम्मेदारी बचती थोड़ी ना, मैं भी उसमें शरीक हूं। तो मैं आप एक मिनट, बहुत ज्यादा काबिल ना बनिएगा जी। जी प्रीति जी।
प्रतीक जी देखिए क्या होता है कि हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो सब भड़काने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ममता बनर्जी कोलकाता में जा रही थी, उनके काफिले के सामने किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, भड़क गई, नीचे उतर गई, लोगों पे थूकने लगी। तो ये बताइए जय श्री राम क्या भड़काऊ भाषण था? यहाँ व्यक्ति जितने लोग खड़े, इफ्रा भी हैं, ये भाई साहब भी हैं, क्या वो भड़काऊ भाषण था? आप एक मिनट आप हम सुनिए, मैं तो ये बात कह रही हूँ कि किसी भी धर्म गुरु का नाम लाए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को हम साहब नाम के आगे हम साहब या जी लगा के बोलते हैं। हम मजारों में अगर चद्दर चढ़ाते हैं तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप जय श्री राम को अशब्द बोलते हैं, आप उनके एग्जिस्टेंस में बात करते हैं कि जय श्री राम को किसी ने देखा है, श्री राम जी को किसी ने देखा है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो दूसरी तरफ देखिए, वैसे मैं प्रीति, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ दोनों तरफ चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब सफाक किस्म के सब सारे अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मत समझ लेना कि सारे अच्छे लोग यही हैं, और ये भी सच है कि सारे अच्छे लोग आपके यहाँ हैं, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन यही प्रीति, यही तो हमारी समझदारी है, हमें यही करना है। हमें करना ये है कि इन्हीं जो ज्यादा हैं आपकी तरफ अच्छे लोग, और जो मेरी तरफ ज्यादा अच्छे लोग हैं, इन्हीं को आगे करना है। ये आगे हो गए तो काम बन जाएगा। मैं आता हूँ आपके पास, कुछ कह रही थी। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि ये देश में सबको तय करना पड़ेगा कि किसी को कृष्ण का नाम लेने वाले कन्हैया की बात करनी है या सच में कन्हैया बनना है, या आप कलाम साहब को जानना चाहते हैं या आप कसाब को जानना चाहते हैं। यहाँ तो भारत की जनता को तय करना पड़ेगा ना। देखिए, इतना प्यार से प्रीति जी ने बोला, आप समझ पाएंगे कि बीजेपी ने हर किसी को बोलने की आजादी दी है। अभी कल ही की बात है, 20 बच्चे एएमयू में जिन्होंने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, बीएजी के पक्ष वाले सीए के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आज उन पे सेडिशन का केस एक साथ लग गया। कर्नाटका के स्कूल में छोटे बच्चों ने एक प्ले किया था एंटी सीए, छोटे बच्चों को सेडिशन के केस में बंद कर दिया। शाहीन बाग में दादियां संविधान लेके खड़ी थी, उनको बोला जिहादी करंट लगाओ, ऐसा बटन दबाओ। भाई हम आप जय श्री राम बोलिए, खुल के बोलिए, हमारा देश है, यहाँ नहीं बोलेंगे कहाँ बोलेंगे, लेकिन हर किसी को बोलने दीजिए। सेडिशन का केस उस पे भी लगाइए। जाए कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, हम इफ्रा प्रीति, नहीं प्रीति, मैं आज आप दोनों से आज इतना बढ़िया माहौल बनाया मैंने, मैं चाहूंगा इस माहौल में कुछ चीज जोड़ी, अच्छी जोड़ी। प्रीति, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, डिफरेंट बात रखें। आई विल गिव यू चांस प्रीति। देखिए, मुझे लगता है कि भारत के जो लोग हैं, जो भारत के जनमानस हैं, बहुत समझदार हैं। भारत के अंदर सबको समाहित करने की ताकत है। भारत अपने अंदर सबको जज्ब करता है। ये भारत का इतिहास रहा है 1000 साल का। लेकिन यकीन माने कि आज जो हालात है ना, वो दर्द वाला। आज यूएनएचआरसी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। आज हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक है कि ईरान का एक छोटा सा जो देश ईरान, जो हमारे मार्केट के ऊपर उसके ऑयल और उसके ऊर्जा की जो शक्ति है वो डिपेंड करती है, उसका एक मंत्री हमारे ऊपर सवाल उठाता है। ये इसलिए उठाता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को इकट्ठा करके रखने में शायद पहल नहीं कर पा रहे हैं। आज की बात है, जवाद जरीफ ने आज जो ट्वीट करा है, ये हमारे लिए सोचने का विषय है, क्योंकि भारत की जो इंटरनल मैटर है, दुनिया का कोई देश हमें समझा नहीं सकता। राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे अमेरिका के, ट्रम्प, वो हमारी तरफ देख रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री को देख रहे थे। लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म है, अब हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, ये खत्म करिए। और ये सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, हम डेली डिबेट करते हैं। हम पिछले तुम तय नहीं करेंगे? एक मिनट मैं भगाऊंगा, 2 मिनट में भगाऊंगा, चुपचाप खड़े रहना। चुनाव लड़ने की जो सोच रहे हो ना बिहार में, जमानत जब्त होगी। 1 मिनट बढ़िए। नहीं, सुन लीजिए। मैं अपने तमाम भाइयों को कहूंगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे घर में बच्चे तुम्हें देखते हैं, तुम्हारा चेहरा देख के तो कुछ शर्माती हो, शर्म तो आती होगी ना। चुपचाप खड़े रहिए। मैं हमारे भाई को भी कहूंगा
कि जय श्री राम के नारे लगाइए, उस मर्यादित पुरुषोत्तम राम को जरूर याद करिए, लेकिन संयम होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमें वो सिखाया है जो आपके ये चीखने चिल्लाने से समझने वाली बात नहीं है। ये भारत है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखा है बदलते हुए। हमने करा क्या, हमने बताएं क्या किया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आप बात कर रहे हैं ना, उनके नाम, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र जीवन में ये इस बात के लिए खप गया कि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। आप खड़े हो गए, मुंह पे पान दबाएं, अब बोल रहे हैं, बताइए, मसाला दबाएं एक तरफ, जब बोलना है तो मसाला एक तरफ कर लिया, अब बोलने लगे। ये तरीका है भगवान का नाम लेने का, ये नाम है तरीका। जी प्रतीक जी, मैं ये कहूंगी कि सीएए एक सड़क से शुरू हुआ, उसके बाद टारगेट किया गया अपना मेट्रो स्टेशन टारगेट किए गए, आज पूरी दिल्ली की टारगेट की जा रही है। सीएए का विरोध करना अच्छी बात है, पर जहां विरोध करना चाहिए उस विरोध के लिए जगहें बनी होती हैं। ऐसे तो नहीं है ना, अगर सारे लोग सड़कों पे, अगर 100 करोड़ सड़कों पे उतर आएंगे तो आप बताइए कैसे चलेगा, कैसे देश आगे। और कुछ ऐसे मीडिया के डिजाइनर पत्रकार होते हैं जो वहां बैठ के, अगर वो शाहरुख नाम का बंदा लेके तमंचा घूम रहा है तो उसका नाम ही गलत बता रहे हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसे मीडिया क्यों? देखिए, मैं आपसे एक बात का कहना चाहता हूं, उन चीजों से गुरेज करिए, उन चीजों से बचिए वो जो आपस में खाई पैदा करती है। मीडिया बहुत धुली हुई है, दूध की धुली है, मैं नहीं कह रहा। मीडिया बहुत अच्छी है, मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, ये भी बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन पर आप तो बड़े सशक्त नागरिक है ना अग्रवाल जी, समझिए आप क्या कर रहे हैं। जी जी देखिए, ये बात कर रही थी कि सीएए के प्रोटेस्ट के लिए एक सड़क बंद नहीं करनी चाहिए। जो नोएडा की तरफ सड़कें जाती हैं, 4 सड़कें जाती हैं, शाहीन बाग वालों ने 1 सड़क बंद की है, गलत है। दिल्ली पुलिस ने 3 बंद की है। भाई आप 3 बंद क्यों कर रहे हुए? आपकी दिल्ली पुलिस ने क्या राजनीति लोगों से ज्यादा? मैं इफ्रा आज बताऊं आपसे, आप सीए की बात करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीए जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। उसकी रोड बंद कर दी गई, वो भी बहुत जरूरी है। तमाम सारे मैं आ रहा हूं, बहुत जरूरी मसले हैं, इन मसलों को डिस्कस करिए। और मैं तो खुले में रखिए, हाथ देखिए, मैं आ रहा हूं। इन मसलों को तो खुले में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, बात करिए। अता साहब दूसरों की बात सुननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सुनिए आप। लेकिन इस मुल्क में ये ना हो कि आपकी बातचीत के चक्कर में जो कोरोना वायरस जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे लड़ने की जरूरत है, जिन पे हमारी नजर बहुत साफ होनी चाहिए, एकजुटता दिखाए, वो कहीं छूट ना जाए। बिल्कुल आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, चीजों को बेहतर तरीके से करें। आई एम कमिंग जी, मैं सर आई एम कमिंग जी। लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि पैनल में भी हम लोग इस मुद्दों को ना उठाएं कि लोग भड़क जाएं, क्योंकि एक दोनों का मिलन की क्यों बात करते हैं। बहन जी शुरू किया, भाई इनको ये कहा जा रहा है, इनको ये, दोनों साइड, प्रतीक जी ने खुद कहा कि दोनों साइड से ऐसे लोग हैं। इस दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, दोनों तरफ अच्छे लोग हैं। पैदा करने के लिए, आप उत्तेजना पैदा करने के लिए ये बात क्यों कह रहे हैं? आप पैनल में हम जो बात कर रहे हैं, दोनों अच्छी बात करिए, दोनों कम्युनिटी में लोग मिलाते हैं, है जी। और इसको कहना कि भाई एक ही कम्युनिटी का बात करना ठीक नहीं है, ये पूरा यही बात समझाने की जरूरत। जी जनाब, जी हाँ। हिंदू मरे या मुसलमान, रंग लहू का जो रंग है वो लाल होता है। जी। और जिस तरह की हिंसा 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, आप देखिए क्या कर रहे थे गृह मंत्री इस पे पूरी तरह से फेल हैं। आप देखिए यहाँ के नेता, चाहे वारिस पठान हो, चाहे कपिल मिश्रा है, क्यों नहीं उनको पकड़ा गया अभी तक? क्यों नहीं पकड़ा गया उनको? क्यों नहीं ऐसी एक्शन लिया गया कि दिल्ली में हिंसा होती रही? और ये हमेशा सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखो जवाब देना आपको, यू विल रिप्लाई। नहीं, गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली पुलिस ने जो अभी परसों रोके हैं दंगे होने से, जो पैनिक कर दिया गया था क्रिएट, उसकी कोई शाबाशी नहीं देगा। मुझे मालूम है। क्या नाम है तुम्हारा? समीर भाई, क्या उम्र है तुम्हारी? 13 साल। 13 साल की उम्र में, एक मिनट 13 साल की उम्र में तुमको वो सब कुछ हम दिखाई दे रहे हैं जो शायद नहीं देखना चाहिए था तुम्हें इस मुल्क में। बहुत शर्मिंदा हैं हम। कुछ अच्छी तस्वीर दिखाना चाहते थे, बात तो करना चाहते थे चूल्हे की आग की, पहाड़ की,
पेड़ की, जंगल की, लेकिन दिखा क्या रहे हैं तुमको हम? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, खुद भी जिम्मेदार हूं, ऐसा नहीं है, बचना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत देखिए, मुझे मालूम है आप बहुत नाराज हैं या बहुत गुस्से में हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, धैर्य अगर नहीं है आपके अंदर, एक बात कहने के लिए धैर्य पहले जरूरत है। अगर क्लास में पढ़ना है तो क्लास में बैठना सीखो पहले। विद्यार्थी कैसा होता है उसको सीखो पहले क्लास में बैठो, फिर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मैं आता हूं आपका। और फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं। मैंने कहा था कि दिल्ली की मुस्कुराहट एक बार फिर से लौटने की तरफ है। मुस्कुराहट लौटी है, लेकिन वो खिलखिलाहट हंसी में तब्दील हो, इसकी कोशिश। और वो कोशिश तब जब बोलने वाले अपनी जबान पर लगाम रखेंगे तो बहुत जल्द चीजें लौटेंगी। लेकिन अगर बोलने वाले इस बात की तरफ इशारा करते रहेंगे कि देखो भाई मेरा घर तो बहुत साफ है, मेरा घर तो बहुत साफ है, लेकिन दूसरे के घर में जो है बदबू आ रही है, और वहीं से बदबू चली थी, उठी थी। क्या नाम भैया? विवेक नाम है जी। पूछे तो बड़ी जबरदस्त है। धन्यवाद सर। कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद का आदमी ऐसे ही होता है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा कहो, अभी आ रहे जी साहब जी। क्या नाम है? संजय शाह। संजय जी, कहाँ के रहने वाले? सर उत्तराखंड नैनीताल। वाह साहब, क्या बात है, वहीं चलना चाहिए, सारी दिल्ली को वहीं पर जाना चाहिए, कितनी अच्छी जगह है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से जी कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, भले किसी पार्टी के प्रवक्ता हो या यहाँ पे जितने भी हमारी ऑडियंस है, कि मुझे कोई एक व्यक्ति आके बता दे कि सीए से उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इस देश का एक नागरिक बता दे मुझे कि उसको सीए से लाभ है या हानि है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि एक ऐसा कानून है जिसको इस देश की जनता से ना लेना ना देना, और इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। आप मुझे बताइए, कोई एक व्यक्ति बताइए, एक व्यक्ति इस देश में खड़ा होकर कह दे, भले वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो कहते हैं कि भैया सीए से मुझे लाभ हो रहा है, हानि हो रही, एक भी व्यक्ति को हानि नहीं है, एक व्यक्ति को भी लाभ नहीं है, तो ऐसे कानून को लगाना ही क्यों इस देश में, जो इस देश का अमन चैन और शांति को खराब करे, पूरे देश का माहौल खराब करे। ठीक है, अरे भाई बात कहने का तो हक है ना, तो बात कहने दो। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा जी। आ गया भैया, आ गया। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं किसी को लाभ नहीं है, ये हमारे देश के नागरिकों के लिए ना इससे किसी को लाभ है ना इससे किसी को हानि है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन आप ये गलत कह रहे हैं कि इसको क्यों लगा रहे हो आप। इसे लगा रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो दूसरे कंट्री से, जो रोहिंग्या, अफगानिस्तान से जो लोग यहाँ पे आएंगे प्रताड़ित होके, वो आपका हक ना छीन ले, हमारे मुसलमानों का हक ना छीन ले, हमारे हिंदू का, हमारे गरीब का, हमारे दलित का हक ना छीन ले। जो बाहर के लोग आएंगे वो यहाँ रहेंगे, तो हमारे उस जो हमारा रिसोर्सेज है वो खत्म होगा नहीं होगा। 1.5 करोड़ 2 करोड़। एक चीज आप बताइए, रोहिंग्या, एक मिनट बोले दीजिए, मैं समझ की बात है, उसको ही बात कह रहे थे ना, तो उसको ही साफ करनी है। रोहिंग्या क्या काम करते हैं साहब आप? मैं जॉब करता हूँ सर, बजाज। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं रोहिंग्या जहाँ से निकाले गए वहाँ से केवल 300 किलोमीटर दूर है चाइना का बॉर्डर, और हमारा हिंदुस्तान 2000 किलोमीटर दूर है। वहाँ से चल के 2000 किलोमीटर दूर हमारे देश में क्यों आए, वो चाइना में क्यों नहीं गए? पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा ऑफिस होता है जसोला में। जो सीए के जो लोग आएंगे, जो इसमें आएंगे प्रताड़ित जी, उसमें तो रोहिंग्या नहीं है। किसमें? सारे बाहर के सारे ही है। अच्छा, नहीं, ये 3 देश है ना, नहीं 3 देश हैं जो बाहर के मुसलमान हैं। जो बाहर के इन 3 देशों के जो मुसलमान आएंगे, वो आएंगे, अगर आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह यादव। देवेंद्र सिंह यादव, मैं एक काम करूँ, कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं, बजाज में काम करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आज अभी जाना। एक दिक्कत है, नहीं मैं बता रहा हूँ पहले दिक्कत। सुन तो लो, पूछो ये कि अगर लाभ हानि नहीं है तो तुमको लाभ क्या है? अरे एक मिनट, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको ज्यादा गूगल करते हुए। अरे रुको, एक बहुत बड़ी दिक्कत। अच्छा शांत रहो आप सर, एक मिनट। घर में भी ऐसे ही बोलते हो? खड़े रहो चुपचाप। जाते, अरे रुकिए यादव जी, जाते समय थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना, और उसको चीजें समझ में आएंगी। बहुत चीजें, जो चीजें हैं जो नहीं साफ हो उसको साफ कर लेना चाहिए। कुछ बोलना चाहते हैं, कभी कभी दूसरी चीजें बोले। अब आप सुनिए, अब आप सुनूंगा, अब मैंने सुन लिया आपकी बात जी। मैं सर 2 पंक्ति में बात कर रहा हूँ। बोलिए, हाथ छोड़ दीजिए ना। सियाचिन भाई खड़े रहोगे चुपचाप कि परेशानी है बहुत ज्यादा, तो बताओ। हाँ तो फिर खड़े रहो। सियाचिन की शराफत से यहाँ महफूज गंगियाँ है, घर घर में है होंगी मुबारक ईद की गंगियाँ है। कोसी से हैवानों
की हमको बांट न पाएगा, कोशिशें हैवानों की हमको बांट न पाएगा। हिंदुस्तान का दिन है, हिंदुस्तान लिखते हैं, हिंदुस्तान का दिन है, हिंदुस्तान। क्या बात है। क्या नाम है साहब आपका? डॉक्टर BN विवेका। कविता लिखते हैं आप? जी खूब लिखते हैं। तो ये तो कुमार विश्वास जी का है मीटर? मीटर उन्हीं का है। कविता आपकी है, हैं? अपने शहर का कुमार विश्वास। अरे क्या बात है, आप अपने शहर के कुमार विश्वास हैं। के ख्याति से मुझे नवाजा गया। अच्छा, तो कौन सा शहर है आपका? मधेपुरा बिहार। मधेपुरा बिहार के? तो वहीं मिलिएगा फिर इस बार। अच्छा, कभी महोदय खड़े रहे, अच्छा नहीं लगता। आइए वहां बैठ जाइए, क्या आइए आइए। हम भी कविता हमारी सर, लेकिन मैंने 4 पंक्ति ही कही। नहीं, कविता तो बहुत होगी आपके पास। देखिए, हाँ बैठिए बैठिए। जी मैं आ गया, जी मैं आ गया। एक बात बोलना चाहूंगी। हाँ। अभी जो दिल्ली में दंगे हुए उनके सीए पे कोई क्लैरिफिकेशन देना है आपको? नहीं, सुनिए पहली बात। नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके मुआवजे की बात की गई कि जो दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मैं ये पूछूंगी, उनको पेपर्स तो दिखाने पड़ेंगे ना, अपने कागज। तो यहाँ शुरुआत ही तो कागज से हुई थी, तो कागज दिखाने में परेशानी क्या? कागज मुआवजा लेने के लिए चाहिए, लेकिन कागज आइडेंटिटी दिखाने के लिए नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? प्रदीप का कागज का ये बोलती हैं आपको मुआवजा लेने के लिए कागज दिखाने होंगे, बट सीधा सीधा सवाल है, NRC के लिए आप कागज क्यों नहीं दिखाएंगी? क्योंकि अगर किसी ने अच्छा ठीक है, कागज नहीं दिखाओगे। एक मिनट, एक सेकेंड। अगर तो कागज फिर और कब दिखाने होते हैं? NRC के लिए आगे दिखाने पड़ेंगे ना, और किस लिए दिखाने पड़ेंगे? आप साफ साफ जो बोलती हैं, आप साफ साफ उस बात में जवाब, डर क्यों लग रहा है जवाब सुनने से? अब डर लग रहा है। अगर मैंने मुआवजा दिखाने के लिए कागज नहीं दिखाए तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुझे मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो असम में 19 लाख लोग कागज नहीं दिखा पाए, उनकी नागरिकता ली गई और बहुत से लोग डिटेंशन सेंटर गए, ये फर्क है मुआवजे के लिए कागज ना दिखाना और NRC के लिए कागज ना दिखाने का। देखिए, इफ्रा ने पहले भी CAA को लेके बात करी। CAA को लेके मैंने बात ही नहीं की। 2 बार करी है आपने। अब सुन लीजिए, इतना तो संयम रखिए। आप डिबेट डेली करती हैं, कम से कम संयम होना चाहिए। आपने CAA को लेके लिए, आप मुझे बताइए, बहुत इत्मीनान से सुनिए। अरे NRC को लेके इत्मीनान से सुनिए। CAA का जो भर्म और झूठ आपने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, जिसको पूरे हिंदुस्तान को अनरेस्ट, हाँ प्लीज आप खड़ी रहिए, पूरे हिंदुस्तान को अनरेस्ट किया। दिल्ली को एक काला अध्याय मिला, 4 दिन तक दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली में आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि CAA से कौन सा भारत का इंसान, कौन सा भारत का एक इंसान या एक मुसलमान डिटेंशन सेंटर में चला गया, जेल में चला गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान चला गया? लेकिन इसी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 50 बेकसूर दिल्ली वाले हिंदुस्तानी थे, उनको मौत आई और वो मौत के आगोश में चले गए। आप उस पे नहीं सोच रहे कि आपने पूरे हिंदुस्तान को अनरेस्ट कर लिया है? एक ऐसे कानून को, जिस कानून को हमारे दोनों सदनों ने पास किया, जिस कानून को हमारे सर्वोच्च 2 सदन राज्यसभा लोकसभा के हैं, उसके बाद आप उस कानून से 2 पेज 4 लाइन नहीं, देखिए लोगों को पता चलना चाहिए, हम बार बार डिस्कशन करते हैं। 2 पेज 4 लाइन उसमें आप बताइए कि भारत का कौन सा नागरिक है जो CAA से इंपैक्ट और इफेक्ट करेगा, कौन सा मुसलमान है जो भारत से बाहर चला जाएगा? फिर आप क्यों, आप दिल्ली वालों से पूछिए, आप दिल्ली की नहीं है, दिल्ली के दर्द को समझिए। जो दिल्ली वाला है ना, रो रहा है, उसके दिल्ली के दिलवाले कभी ऐसे नहीं थे जो अभी 4 दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ है, उसको समझने की कोशिश। उस दिन तो आप नहीं रोए ना, जिस दिन अमित शाह सदन के पटल से कहते हैं ऐसा बटन। इफ्रा, आप बिल्कुल आप मेरे पैनल पे हैं, बिल्कुल आप मेरे पैनल पे। नो नो आई वोंट अलाउ यू, किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। इफ्रा आप ही बोलेंगी, सिर्फ आप बोलेंगी। इफ्रा, सवाल बहुत सीधा था और बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए। बिल्कुल आपको ये बताना है कि नहीं, नफरत ये नहीं बताना है, ये नहीं बताना है, ये बताना है कि नुकसान क्या हो रहा है CAA से, हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे प्रभावित है
CAA से, ये बताना है। दो चीजें बताई गई। पहले तो इसने इनडायरेक्टली एंटी CAA वालों को दिल्ली के दंगों के लिए जोड़ा गया। एक बात पब्लिक की भी मैडम देखिए, मैं गुस्से में हूँ, इसलिए हूँ क्यों, आप सुनने की कोशिश करिए ना। पहले तो दो चीजें हुई प्रतीक जी, शायद आपने मिस कर लिया। ये लोग बड़ी चतुराई से एंटी CAA वालों को दिल्ली के दंगों का जिम्मेदार मानते हैं। एग्जाम्पल दे दूंगा। ये लोग ये लोग एंटी CAA प्रोटेस्टर्स को इनडायरेक्टली दिल्ली के दंगों का जिम्मेदार मानते हैं। अगर आप नाम पढ़ेंगे कौन मरे, उसमें एंटी CAA वाले बहुत ज्यादा मरे हैं कंपेयर टू प्रो CAA वाले। तो आप लोगों ने दंगे क्यों करवाए, आप बता दीजिए। भाई साहब, मैं अपने सब लोगों को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र में लोग आपस में विरोध करते हैं, लेकिन सबको सुनना जरूरी है। लोकतंत्र में ये कहा गया, मैं आपके साथ बेशक सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपका कहने का अधिकार नहीं छीनूंगा। आप लोग जो कह रहे हैं ना, जो कर रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये गलत है। आप किसी को, जो बहन जी कह रहे, सबको सुनिए, ये लोग बिल्कुल गलत है, ये सबको सुनिए। लोकतंत्र मैंने बोला ना, सुनिए। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आम जनता जो कह रही है, ये लोकतंत्र का हत्या है। आप ही लोग कर रहे हैं उसको। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ, सबको सुनिए। लोकतंत्र का पहला उसूल है, मैं लोकतंत्र पढ़ाता हूँ, आप ये लोग मत करिए। बहन जो कह रही है, ये जो कह रही है, आप जो कह रहे हैं, सबको सुनिए। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सुनिए। यही है लोकतंत्र। अगर आप नहीं सुनेंगे, लोकतंत्र का हत्या आपका हाथ में है। देखिए, अगर सुनने की आदत, सुनिए भाई साहब, सुनिए, धैर्य रखिए, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं मुझे। सुनने की आदत रखिए, सुनने की आदत डालिए, मैं आऊंगा, सुनने की आदत डालिए। जी। सर, मैं बोलना चाह रहा हूं कि CAA का मतलब जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें कहीं भी हम नागरिकता किसी की ले नहीं रहे हैं, उल्टे हम नागरिकता दे रहे हैं, उससे भी लोगों की परेशानी हो रही है। और मैं साहब के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि सर, बिल्कुल लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि एक समान जगह पर खड़ा होकर अपने बातों को रख सकता है, लेकिन अगर वो अपने बातों को रख रहा है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो भारत के हित में बात कर रहा है या भारत के विनाश को, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है। अगर राष्ट्र को कोई टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है तो हमारे भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर वो उसे दंडित करती है या कोई भी आदेश देती है, उस समय हम क्यों बोलने लगते हैं कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया बिकी हुई है? अगर आपका मीडिया कोई भी सरकार का पक्ष लेता है तो उस समय यही लोग बोलते हैं कि ये गोदी मीडिया है। लेकिन अगर सेम कंडीशन जामिया में लागू होता है, जहां पर पत्थरबाज जाकर लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं और उस सच्चाई को जब दिखाया जाता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं, यही असली सेकुलर्स और लिबरल्स हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सेकुलर एंड लिबरल? सेकुलर और लिबरल का डिफिनेशन ये है जो 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हुए और भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाए, एक सशक्त विकास के रूप में आगे बढ़ाए। और हमारा मतलब ये नहीं होता है कि हम राष्ट्र को टुकड़े करने वाले, हम शर्जील इमाम जैसे इंसान को, हम शाहरुख पठान या तथाकथित जो भी राष्ट्रद्रोही लोग हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि हम का मतलब हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान होता है। और अगर किसी का नुकसान हो रहा है, इस दंगे में अगर 50 लोग मरे हैं तो किसी का कोख अगर सुना हुआ है तो भारत माता की कोख सुनी हुई है, चाहे मुसलमान की वृद्ध माँ असगरी हो या हमारे इंटेलिजेंस। जनता बोलती है और ये बात सच है कि जब बोलती है तो सुनने की आदत होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। जब वो बोले तो सुनना चाहिए, लेकिन हाँ, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं। गुस्सा अपने घर में छोड़ के आइए, गुस्सा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर हाजिर। मैंने कई बार पहले भी कहा, एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि बात सौहार्द तरीके से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कही जाए तो बात सुनी जा सकती है और सुननी चाहिए। एक दूसरों की बात कहनी चाहिए, लेकिन
बात कहने वाले को इस बात का अंदाजा जरूर होना चाहिए। आप दरार मत पैदा करिए, आप जोड़ने का काम करिए, जोड़ने का काम करिए और सिर्फ जोड़ने का काम करिए। आप वो बातें अगर कहेंगी या कहेंगे जिससे चीजें टूटती हैं तो फिर बहुत बिखरने का डर रहता है। और इसका ख्याल हम सबको रहना चाहिए। हम कैसे रहते आ रहे हैं, सोसाइटी में हम लोग कैसे रहे हैं, इसका मैं जरूर ध्यान रखूंगा। आ रहा हूं बेटा, आऊंगा, जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। जी, बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत धैर्य के साथ तुम खड़े रहे हो, मैं बिल्कुल आऊंगा तुम्हारे पास। जी सर, ये 3-4 दिन जो अपना हैवानियत और शैतानियत का खेल दिल्ली में चला है, उसको लेके मैं इन लोगों नेताओं को मैं शायरी देना चाहता हूं अपनी, कि किसी को जल्दी, किसी को देर से समझ में आता हूं, किसी को आखिरी दम तक मैं उलझाता हूं, कि समझ की बात है, और इशारों को समझिए, खुदा वो कहता, मैं इशारों से सबको समझाता हूं। अब तो समझ जाओ। जो आपने इशारों में बात समझाई है, मैं कोशिश करूंगा कि सबको समझ में आए। मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये सिख ईसाई हिंदू पे भारत को खड़ा करना चाहते हैं या हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम में खड़ा करना चाहते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूं। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अमेठी के रहने वाले। बहुत सवाल करता हूँ क्या मैंने ज्यादा सवाल कर दिया क्या? नहीं किया ना? ठीक, मैं हूँ तो भैया जी ना। हूँ तो भैया जी। हाँ जी, मैं इशारों में बात नहीं करता, मैं बिल्कुल सीधी बात करता। जी, एक मिनट खड़ा रहो वहीं पे। मेरा इन लोगों से एक सवाल है। वो सवाल पूछो और बिल्कुल इशारों उलझो ना इनकी तरह, बिल्कुल सीधा सवाल। मेरा एक सीधा सा सवाल है सारी पार्टियों से, कि हिंदुस्तान को ये सिख ईसाई हिंदू पे खड़ा करना चाहते हैं। कहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? पता नहीं तुम्हारे समझ में क्या हो गया है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये जिन लोगों ने समझाया है उनकी गलती। समझ ही में नहीं आ रहा, या तो मैं उलझ गया हूं और या मेरी समझ गड़बड़ा गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सच में मेरी समझ गड़बड़ा गई है। तुम लोगों ने ऐसा कुछ घुमाया है हमें कि मैं समझ गया। जी, मैं आ रहा हूँ। जी बोलो। भैया जी, एक बात कहना चाहूंगा कि जुबा को इतनी आजादी ना होती तो यूं लफ्जों की और दिल्ली की बर्बादी ना होती, और अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। 2 शेर एक में जोड़ दिया, क्या बात है। और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, और घर संवारने का तसव्वुर तो बहुत बाद का मेरे हुजूर। तसव्वुर, हाँ। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाऊं कैसे। बचाऊं। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। तुम्हारा नाम क्या था? कोई भूल गया। कौन पूछ रहा था? हाँ, चुपचाप खड़े रहिए। जी, प्रवीण। देखो, बिल्कुल सीधा सवाल पूछा उसने कि कैसे बचाना है। आ ही नहीं रहा, ये तो आ ही नहीं रहा मेरे पास। आ गया, देखिए आ गया। मैं नहीं बोला, ये बोला कि ये आ ही नहीं रहा मेरे पास। नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा दिलीप शर्मा। जी दिलीप जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने कहा था कि कौन भाई साहब? मैं छोड़ो उन भाई साहब की, अपनी बात करो तुम। इन्होंने कहा था ये सब थोड़ी ना बहुत अच्छे लोग हैं, ये सब दूध के दूल्हे थोड़ी ना है। ये लोग भी ऐसी बात करते थे, मेरा मूड ऑफ हो जाता है कभी कभी। उन्हीं की बात पे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने कहा था कि गृह मंत्री जी बिल्कुल फेल हैं। 3 दिन तक हिंसा होती रही, वो क्या करते रहे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हिंसा करने वाले थे कौन? थे तो तुम्हारे लोग। शाहरुख खान कौन है? ताहिर हुसैन कौन है? अब मैं तुमको यहाँ पे रोकता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुमने जो पहला सेंटेंस बोला वो ठीक था, यहाँ तक तो था कि थे तो तुम्हारे लोग। अब इसमें सब लोग शामिल हैं। सब लोग बस आइडेंटिफाई जैसे ही करोगे, उनके पास भी नाम रखे, नाम उनके पास भी आ गए। जी, मैं आ गया। मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। मोहम्मद रफी साहब, नहीं गायत्री मंत्र मत पढ़ाओ सबको जाकर। मैं खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। जी, मैं किसी का जो आतंकी है और जिसने भड़काऊ भाषण किए हैं वो सब दोषी हैं। जो जान गई है दिल्ली की सरकार भी फेल हुई है और सेंटर में बैठी हुई सरकारें किसकी हैं? अब ये बताइए कि तू इधर उधर की बात ये न कर, काफिला क्यों लुटा? असल बात यह है। और दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी के एमएलए खड़े होकर कह रहे थे कि हम जो है रात भर एलजी को फोन मिलाते रहे, सीपी को फोन मिलाते रहे।
तो ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आज सेंटर में बैठी सरकार और दिल्ली में बैठी सरकार, दोनों से जनता नाराज है। दिल्ली जलती रही, ये लोग सोते रहे, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? और ये कहते हैं कि महसूस ये होता है कि दोहरे तबाही है। मैं आऊंगा, पहले खड़ा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, वन बाई वन। बोलने दीजिएगा प्लीज। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि शाहीन बाग में जितने भी लोग बैठे, चाहे आप सीए से खुश हो चाहे नाराज हो, किसी ने इस बात आप उधर में खाते मत होइए सर। किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि 70 दिन से महिलाओं और बच्चों को तो वहाँ बिठाए, नेता आते भड़काते जाते, एक भी नेता की बीवी और एक भी नेता की बेटी शाहीन बाग नहीं बैठी है। एक भी नेता जो वहाँ जाते हैं भड़काते हैं। 70 दिन में दिल्ली में दंगे हुए। अगर आपको इतनी चिंता है दिल्ली के लोगों को, आपके हिसाब से ये बिल खराब है, अरे तो बिठाते ना अपने परिवार को 2 महीने। आपने नहीं बिठाया, आप आए, आपने भाषण दिया और आप चले गए। क्यों मैडम, कोई नेता के बच्चे बैठे थे, आपने देखा था? मैंने तो किसी नेता के बच्चों को नहीं देखा। ये हमारी समझ है प्रतीक जी कि हम जो वहाँ पे भड़काऊ भाषणों को सपोर्ट करते हैं, हमें नेताओं की नहीं सुननी चाहिए, हमें अपनी सुननी चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, 1948 और 1990 में जब लोग तलवारें लेकर 10 लाख लोग कश्मीर में उतरे थे और कश्मीरी पंडितों को मार के भगाए थे, उन्हीं में से मेरा परिवार भी एक था। तब कोई कुछ नहीं बोला। तब ये सेकुलर वाले लोग क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों नहीं उन कश्मीरी पंडितों के लिए बोले? तब आप क्यों चुप हो गए? तब ये एक्टिविस्ट कहाँ थे? ये कहाँ थे? और इन जैसे इनसे बड़े जो होंगे वो कहाँ थे? और दूसरा मैं एक और बात कहूंगी, हाथ में तलवारें लेके शांति की बातें नहीं होती, हाथ में तलवारें लेके दंगाइयों वाली बातें होती हैं। ना कि शांति प्रिय लोग हाथ में तलवारें और पेट्रोल बम लेके बात नहीं करते। ये बात बार कहती हैं कि शाहीन बाग ने आपने महिलाओं को बिठाया हुआ है, मिठावा हुआ है। मेरा सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या वहाँ की महिलाओं में अपनी समझ नहीं है? क्या मुझ में अपनी समझ नहीं है? आपने हमको इंसल्ट किया है ये बोल के कि जो भी वहाँ पे महिला बैठी उसका अपना दिमाग तो है नहीं, तो किसी ने बिठाया होगा। ये बेशर्मी की बात है, आप खुद एक महिला हैं। दूसरी बात, नेताओं की बहनें और उनकी बीवियां वहाँ पे क्यों नहीं बैठी हैं? भाई जो हमने प्रो CAA प्रोटेस्ट देखे उसमें भी छोटे छोटे बच्चे थे। किसी नेता का बच्चा तो मैंने प्रो CAA प्रोटेस्ट में भी नहीं देखा बीजेपी से। यही तो बात है, जब लड़ाई आप फैलाते हैं तो वो जो आम रिक्शा वाला होता है, जब दंगा भड़कता है तब गरीब मरता है। आपके जो नेता बटन दबाइए, करंट लगाइए, वो पास करते हैं ना, वो अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। देखिए मेरा सजेशन सिर्फ, क्योंकि दिल्ली में मामला हुआ है, दिल्ली का दर्द दिल्ली वाले समझते हैं। मैं तमाम जितने लोग यहाँ खड़े हैं मेरे भाई बंधु, सुन लीजिए, जो खड़े हैं जिनको बहुत गुस्सा है, चाहे सरकार से है, विपक्ष से है, पक्ष से है, मेरे साथ कल वो तय करें कि कार सेवा करने के लिए वहां चले जहां पे दंगा हुआ है, वहां पे उनके घर को बनाना है, वहां पे ब्रेड बांटनी है, वहां दूध बांटना है, वहां कंबल बांटना है, उनके दीवारों को, जो दीवारें टूट गई हैं उसको बना के खड़ा करना है। सारा गुस्सा, प्रतीक जी यकीन माने, एक दिन अगर मेरे साथ चलेंगे गुस्सा निकल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 दिन वहां होके आया हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो बड़ी बड़ी बातें, गुस्सा और एकदम अपने आप को किसी के सामने कुछ भी कह दें। एक दिन चले मौजपुर, एक दिन चले शिव विहार, एक दिन चले मुस्तफाबाद, एक दिन चले जाफराबाद। यकीन माने शिव विहार में अगर देखेंगे जहां पे अक्सरियत के लोगों के साथ हुआ है, तो मुस्तफाबाद जो अकलियत के लोग हैं उनके साथ हुआ है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी इंसानियत जग जाएगी। इसको कहते हैं हिंदी में 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई अगर आपने कपिल मिश्रा को अरेस्ट कर दिया होता, अगर आपने अनुराग ठाकुर पे जिस दिन मुकदमा चला, अगर रातों रात आपने जज की तब्दीली नहीं की होती, अगर आपने कपिल मिश्रा के खिलाफ कुछ एक्शन लिया होता, आज किसी का जला घर नए से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2-3 नाम आपने छोड़ दिए वैसे इधर वाले। इफ्रा जी आपने बिल्कुल सही कहा है, 100 चूहे खा के सोनिया गांधी जी हज को चली, ये कहिए। बाजी ये सियासत भी बड़ी गजब की चीज होती है। मैं आ गया बहुत धैर्य के साथ आऊंगा। कहाँ जा रहा हूँ मैं? यही तो रहता हूँ, यही तो रोज। 1 मिनट का रुको, पहले सियासत भी
बड़ी गजब की चीज है। पहले घर गिराती है और फिर घर, गजब है भाई, गजब है जी। बिल्कुल सियासत की तरह है, इधर भी पैर है उधर भी पैर है। मैं आया 4 लाइनें ले लो आप, दिल्ली के लिए है, और कुछ नहीं कहूंगा। ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पहले तो गायत्री मंत्र पढ़ूंगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और दूसरा, 40 साल से गीता अपने घर में रखी हुई है, मैंने अपने सीने से लगा के रखी हुई है। और दिल्ली के लिए मैं कहना चाहता हूँ, शो खत्म ना, इस आखिरी में 4 लाइनें दिल्ली के लिए है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, न गूंगी न बहरी न खामोश है दिल्ली, न गूंगी न बहरी न खामोश है दिल्ली, गैरों को भी अपना बनाती थी दिल्ली। ये जो है जलता हुआ घर किसी और का है, ये मेरी नहीं किसी और की है दिल्ली। अच्छा, तुमने गायत्री मंत्र पढ़ दिया। मैं भी पढ़ना चाहूंगी, अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं तो मैं भी बोलती हूँ, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप बोलिए, क्या बीजेपी अगेंस्ट है मुसलमानों के? अरे दिल से बोलिए, क्या बीजेपी अगेंस्ट है मुसलमानों? 40 साल से गीता पढ़ रहा हूँ मैं, 40 साल से घर में गीता। मैंने इतना फ्लुएंटली ये पढ़ा कि आपको लगता है कि मैंने पढ़ के पढ़ा है? बताइए, ये बोले तो दिल से, हम बोले तो दिमाग से। आपको बता रखा है। मोहम्मद रफी था, मोहम्मद रफी। मैं आई एम कमिंग टू यू सर। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। मैं आया था तुम्हारे पास ना, प्लीज डिसिप्लिन, प्लीज। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बहन जी आ रहा हूँ। बहन जी बड़ा आराम से खड़े रहिए। बहन जी आऊंगा। एक बात तुम एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम्हारी तरह मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, मेरी बात सुनो। वो बहुत बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पास कोई बैरोमीटर नहीं है जो ये तुम कहो कि इन्होंने मन से नहीं पढ़ा और तुमने मन से पढ़ा। ठीक है, इन्होंने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, आराम से, फिर कोई काउंटर की जरूरत नहीं है। जी मैं आया। जी हड़ो जी। जनता बेवकूफ है। जनता तो सच में बहुत धैर्यवान है। धैर्यवान नहीं है, जनता बेवकूफ है। कल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर कट। ओके, एक बंदा मेरे पास आया, बोला मुझे घर में फोन करना है, मेरे पास फोन नहीं है। उसको मैंने फोन दिया, वो लेके भाग गया। यहाँ दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं। फोन लेके भाग गया? हाँ, फोन ही ले गया। हाँ, फोन लेके भाग गया। नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। खड़े हो चुपचाप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस देश के लिए कोरोना वायरस से भी खतरनाक कांग्रेस है। और मैं मैडम से कहना चाहता हूँ, मैडम ये बताओ, हिंदू जो प्रताड़ित हैं, उनको अगर नागरिकता दी जा रही है, उनको क्यों दर्द है? क्यों दर्द? मैं अपनी राय देना चाहूंगा। सर मैं भागलपुर से आया हूँ, वहाँ भी दंगे भागलपुर बिहार, हाँ, वहाँ भी दंगे हुए हैं। ये लोग क्यों नहीं करते कि जितने भी दंगाई हैं उन सब पे फास्टैग कोर्ट पे डाला जाए, जिससे देशद्रोही लोगों का फास्टैग कोर्ट पे डाला जाए, जिससे कन्हैया कुमार जैसे लोग पटना में लाखों लोगों को संबोधन ना कर सके, उनका 6 या 9 तुरंत हो जाए 6 महीने। क्या नाम है भैया? अवधेश कुमार सर। कहाँ के रहने वाले? भागलपुर। जी सर। मैं आया। देखिए मैं बहुत धैर्य के साथ कह रहा हूँ आपसे सारे लोग। जी मैं आ रहा हूँ। आज नंबर नहीं है, आज अभी बस सिर्फ इतना, तो फिर मिलेंगे, आप उठाएंगे।